कभी सोचा है कि एक ऐसी जगह भी हो सकती है जहां रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर से बंद कर लेते हैं, जहां अंधेरा चढ़ने के बाद एक भी इंसान बाहर नजर नहीं आता, जहां किसी की हिम्मत ना हो कि रात को एक कदम भी घर से बाहर रख दे। आज की कहानी एक ऐसे ही श्रापित गांव की है जिसमें सूरज ढलने के बाद सिर्फ मौत का साया घूमता है। आरव एक जर्नलिस्ट लड़का जिसको ऐसे ही भूतिया जगह पर जाना पसंद है, आज वो ऐसे ही एक गांव में जाने वाला है जो कि श्रापित है। आरव गांव में जाने के बाद सबसे पहले गांव के मुखिया से मिलता है, जो उसे रात होने से पहले वापस जाने की सलाह देता है। मुखिया गुस्से और डरे हुए लहजे में बोलता है, बेटा तुम्हें क्या समझ नहीं आ रहा है? रात होने से पहले यहाँ से चले जाओ। हमने बहुत लोगों को खो दिया है जो इस भूत की सच्चाई जानने के लिए आए थे। लेकिन आरव बोलता है, मुखिया जी मुझे सच जानना है, क्या ये सिर्फ एक अफवाह है या कोई सचमुच में भयानक कहानी है? मुखिया बताता है कि हर रात 12 बजे एक औरत की चीख सुनाई देती है और जो भी उस आवाज़ का पीछा करता है वो कभी लौटकर नहीं आता। एक समय पे ये गांव भी बाकी सभी गांव की तरह सामान्य था, पर एक दिन एक नए जमींदार ने गांव की लड़की मीरा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मीरा अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूद गई और उसकी मौत हो गई। उस दिन के बाद हर रात 12 बजे उसकी चीखें सुनाई देती हैं और जो भी उस चीख को सुनता है उसकी अगले दिन लाश मिलती है। ये सब सुनकर आरव डिसाइड करता है कि वो रात को इस गांव में ही रुकेगा और सच का पता लगाएगा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो किसी की नहीं सुनता। रात होती है और आरव अपना कैमरा लेकर आवाज़ की दिशा में जाने लगता है। उसके साथ एक गांव का नौजवान रमेश भी आता है। दोनों कुएं के पास पहुंचते हैं जहां उन्हें एक सफ़ेद साए की झलक दिखती है। आरव बोलता है, क्या ये तुम्हें भी दिखा? रमेश बोलता है, भाई मुझे लगता है हम गलती कर रहे हैं, चलो वापस चलते हैं। पर तभी एक तेज चीख सुनाई देती है। रमेश हवा में उछलकर दूर गिर जाता है। आरव का कैमरा बंद हो जाता है और उसके सामने एक औरत का भूत आता है जिसकी आंखें लाल होती हैं। आरव बेहोश हो जाता है और जब सुबह होती है तो गांव वाले सिर्फ उसका कैमरा ही पाते हैं, उसका और रमेश का कोई पता नहीं चलता। मुखिया आकर बोलता है, फिर एक बेवकूफ़ चला गया। मैंने कहा था ये गांव रात में किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। गांव के लोग घबराकर घर लौट जाते हैं। कोई भी कैमरे को ऑन करने की हिम्मत नहीं करता। गांव वाले किसी तरह आरव के फ़ोन से उसके दोस्तों को कॉल मिलाते हैं और बताते हैं कि आरव के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। ऐसा सुनकर आरव के दोस्त रोहित और प्रिया उसका पता लगाने गांव आते हैं। गांव में आने के बाद प्रिया बोलती है, रोहित मुझे ये जगह बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, अगर यहाँ सच में कोई भूत है तो रोहित बोलता है, प्रिया आरव हमारा दोस्त है, वो ये सब सच जानने के लिए आया था और अब वो लापता है, हमें उसे बिना ढूंढे नहीं जाना चाहिए। दोनों मुखिया से मिलते हैं पर मुखिया उन्हें कुछ भी नहीं बताता और बोलता है, तुम लोग भी अपनी मौत बुला रहे हो, रात होने से पहले चले जाओ। पर रोहित और प्रिया नहीं सुनते। रात होते ही वो भी कैमरा लेकर कुएं के पास पहुंचते हैं। तभी जंगल के अंदर से वही पुरानी चीख सुनाई देती है। प्रिया घबरा जाती है पर रोहित रिकॉर्ड करता रहता है। प्रिया बोलती है, रोहित कोई हमारे पास है। और अचानक से एक सफ़ेद साया दिखाई देता है जो कि मीरा का भूत था। मीरा का भूत दोनों की तरफ बढ़ता है और रोहित प्रिया का हाथ खींचकर उन्हें जंगल की तरफ ले जाने लगता है। जंगल के बीच में एक टूटा फूटा घर दिखाई देता है और ये घर मीरा का था। वो दोनों घर के अंदर जाते हैं और उन्हें एक पुरानी तस्वीर मिलती है जो कि मीरा की होती है। प्रिया उस तस्वीर के पास जाती है और बोलती है, मीरा हमें सच सच बताओ, तुम्हें मुक्ति चाहिए ना? तभी एक तेज हवा चलती है और मीरा की आत्मा उनके सामने आकर बोलती है, मुझे मेरे कातिल का इंसाफ चाहिए, तभी ये श्राप खत्म होगा। रोहित और प्रिया समझ जाते हैं कि मीरा को सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो दोनों काफ़ी दिन गांव में घूमते हैं और लोगों से पूछताछ करते हैं, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता होता। तभी गांव का एक बूढ़ा आदमी बोलता है, मुखिया ही वो शख्स है जिसने मीरा के साथ अन्याय किया था। ये सुनकर वो दोनों तुरंत मुखिया के घर जाते हैं और पूरा सच सामने ले आते हैं। गांव वाले सच सुन के गुस्से से बौखला जाते हैं। मुखिया डर के मारे भागने लगता है पर अचानक एक तेज आंधी चलती है और मुखिया जैसे ही कुएं के पास पहुंचता है उसका पैर फिसलता है और वो सीधा कुएं में जाकर गिर जाता है। मुखिया की मौत के बाद पूरा गांव शांत था
रोहित और प्रिया ने सोचा कि अब मीरा की आत्मा भी शांत हो गई है और उसे इंसाफ मिल गया है। पर उसी रात गांव में एक और घटना घटती है। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी बाबा किशन दास बिना किसी वजह से अपने ही घर में मरे हुए मिलते हैं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत थी, जैसे उन्होंने मौत से पहले कुछ बहुत खतरनाक देखा हो। सभी लोग बोलते हैं कि ये कैसे हो सकता है, मुखिया तो मर गया था, फिर भी मौत का साया यहाँ क्यों मंडरा रहा है। रोहित और प्रिया को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन कुछ दिन उन्हें गांव में खोज करने के बाद पता चलता है कि मीरा की मौत का असली जिम्मेदार सिर्फ मुखिया ही नहीं था, वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असली कातिल कोई और ही था, एक ऐसा इंसान जो अभी भी जिंदा है और जो इस श्राप को ख़त्म नहीं होने दे रहा। उन्हें पता चलता है कि मीरा का असल कातिल मुखिया का बड़ा भाई है, ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह। ठाकुर एक बहुत शक्तिशाली और अमीर आदमी था जो कभी पकड़ा नहीं गया। मुखिया उसका सिर्फ एक राइट हैंड था जो सिर्फ उसके आदेश पर काम करता था। रोहित और प्रिया डिसाइड करते हैं कि अब वो मीरा को पूरी तरह से मुक्ति दिलाएंगे और ठाकुर रुद्र प्रताप को मारकर मीरा की आत्मा को शांति दिलाएंगे। रोहित और प्रिया ठाकुर की हवेली में जाते हैं। हवेली के बेसमेंट में एक छुपा हुआ कमरा था। उस कमरे में अलग अलग लड़कियों की तस्वीरें लगी हुई थी और वहाँ पर एक लड़की भी थी जिसकी हालत काफ़ी ज़्यादा खराब थी और उसे मारा पीटा भी गया था। वो बोलती है कि मैं भी मीरा की तरह ठाकुर का शिकार हूँ और मैं ही नहीं बल्कि इस कमरे में तुम जितनी भी लड़कियों की तस्वीर देख रहे हो वो सभी ठाकुर का शिकार रह चुकी हैं। ठाकुर रुद्र प्रताप ने सिर्फ मीरा का ही नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों का शोषण किया था और उनमें से अधिकतर तो गायब हो गई और कुछ को मार दिया गया। ये सब सुनकर प्रिया और रोहित हवेली के अंदर ठाकुर को ढूंढते हैं और जैसे ही उन्हें ठाकुर मिलता है प्रिया ठाकुर के सिर पर एक जोरदार डंडा मारती है और उसे खींचकर हवेली से बाहर फेंक देती है। तभी एक तेज चीख सुनाई देती है और एक सफ़ेद साया ठाकुर के सामने आता है जो थी मीरा की आत्मा, और वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी और ठाकुर से बोलती है कि अब तेरी मौत तय है। ठाकुर रुद्र प्रताप डर के मारे हवेली के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन रोहित और प्रिया हवेली से बाहर निकल जाते हैं। ठाकुर उन दोनों से मदद की भीख मांगता है, लेकिन वो लोग उसकी मदद बिल्कुल नहीं करते। अब हवेली के अंदर ठाकुर और मीरा की आत्मा थी। अचानक से एक तेज रोशनी फैलती है और हवेली पूरी हिलने लगती है और धीरे धीरे हवेली धरती के अंदर धंसने लगती है और ठाकुर उस हवेली के साथ हमेशा के लिए धरती के अंदर दफन हो जाता है। ठाकुर की मौत के बाद मीरा की आत्मा को भी शांति मिल जाती है और गांव वापस से पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब गांव वाले रात होने पर भी अपने घरों के बाहर आराम से घूमते फिरते हैं। गांव के अंदर अब किसी की मौत नहीं होती और गांव वाले खुशी जिंदगी जीने लगते हैं। तो दोस्तों ये था इस कहानी का अंत। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई कहानी के साथ। धन्यवाद।